नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम कॉलिंस द्वारा लिखी गई एक पोयम ओड टू इवनिंग। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि इस पोयम का नाम ओड टू इवनिंग है, जिसे विलियम कॉलिंस ने लिखा है और यह पोयम ओड्स ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलोगोरिकल सब्जेक्ट्स नाम के पोइट्री कलेक्शन से ली गई है। इस पोयम को लिखने में इयम्बिक पेंटामीटर और इयम्बिक ट्राईमीटर का यूज हुआ है। दोस्तों, यह सिंगल स्टैंजा की एक लॉन्ग पोयम है जिसमें 52 लाइन्स हैं और यह पोयम अनराइमिंग पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, इस पोयम में कवि इवनिंग को गॉडेस, निम्फ और मेड कहकर बुलाता है। दोस्तों, इस पोयम में कवि इवनिंग या साय के समय के बारे में बात करता है। इवनिंग का समय वह समय होता है जब दिन ढलने वाला होता है और रात्रि होने से पहले या आसमान में तारे निकलने से पहले का कुछ समय जो होता है वह साय या इवनिंग का समय होता है। इस पोयम में कवि इवनिंग के समय में होने वाले सुंदर दृश्यों के बारे में बात करता है, जो व्यक्ति को सुकून या मन की शांति प्रदान करते हैं। कवि इवनिंग को देवी, परी और एक साधारण लड़की के रूप में दर्शाता है और इस पोयम को 3 भागों में बांटा गया है। पोयम का पहला भाग फर्स्ट लाइन से लेकर 14th लाइन तक है, जिसमें कवि साय या इवनिंग का स्वागत करता है और इवनिंग के दौरान होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में बताता है। इस पोयम का दूसरा भाग 15th लाइन से 40 लाइन्स तक है, जिसमें कवि साय या इवनिंग से कहता है कि वह कवि को गाइड करे कि वह भी इवनिंग की तरह कैसे मन की शांति को बनाए रखे। और इस पोयम का तीसरा भाग 41 लाइन्स से 42 लाइन्स तक है, जिसमें कवि इवनिंग के लिए अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट करता है और नेचर और यूनिवर्स के यूनिवर्सल डायमेंशंस के बारे में बताता है। तो चलिए दोस्तों, पोयम को शुरू करते हैं। If aught of autumn stop or pastoral song may hope chest you to soothe thy modest ear, like thy own Solomon springs, thy springs and dying gales। दोस्तों, इन लाइनों में कवि इवनिंग के समय की बात कर रहा है कि जब इवनिंग का समय होता है तो उस समय ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और जब ये हवाएं जई के पौधे की पत्तियों से होकर गुजरती है तो वे पत्तियां फ्लूट के जैसी आवाज़ें निकालती हैं और ये आवाज़ें इवनिंग के समय में बहुत सुकून देती हैं। और जैसे पेस्टोरल सॉन्ग गाए जाते हैं वे भी मन को सुकून प्रदान करते हैं, उसी प्रकार इवनिंग के मौसम में पानी के झरने और घाटियों से निकलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं भी बहुत सुकून देती हैं। ओ निम्फ रिजर्व्ड while now the bright haired sun sits in you western tent those cloudy skirts with bread ethereal woe overhang his wavy bed। इन लाइनों में कवि इवनिंग को निम्फ कहकर बुलाता है और कवि कहता है कि हे परी, ऐसे शांत स्वभाव वाली इवनिंग, इस समय सूर्य के भी ब्राइट हेयर दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, कवि इवनिंग के समय की बातें करता है। जब सूर्य छिपने लगता है तो हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है। कवि उस रोशनी के बारे में कहता है कि वह सूर्य की किरणें ब्राइट हेयर के रूप में दिखाई देती हैं और सूर्य ऐसा लगता है कि मानो वह पश्चिम में जाकर बैठ गया हो। दोस्तों, इवनिंग के समय के दौरान जब सूर्य पश्चिम दिशा में छिपने के लिए होता है तो उससे कुछ समय पहले वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह पश्चिम दिशा में जाकर बैठ गया हो और उस समय हमें इवनिंग ऐसी दिखाई देती है जैसे उसने बादलों से बनी स्कर्ट पहन रखी हो, क्योंकि बादल उसके चारों ओर दिखाई देते। नाउ एयर इज हस्ड सेव वेयर द विक्ड बैट विद शॉर्ट श्रिल श्रिक्स फ्लीट्स बाय ऑन लीदरन विंग और वेयर द बीटल्स विंड्स his small but sullen horn, as often he rises midst the twilight path, against the pilgrim born in heedless hum। इन लाइनों में कवि कहता है कि अब इस समय बिल्कुल शांत वातावरण है, लेकिन कमज़ोर आँखों वाले चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़ें आ रही है।
जो शांत वातावरण की शांति को डिस्टर्ब कर रही है या इवनिंग की शांति को डिस्टर्ब कर रही हैं। और भंवरे की आवाज़ें जो बहुत धीमी आवाज़ निकालता है, ऐसा लगता है कि वह मानो गुस्से में हो। और भंवरा साय के समय या सूर्यास्त के समय में उस स्थान पर देखा जाता है जहां धार्मिक लोगों को शांति के लिए शांत वातावरण चाहिए, लेकिन यह उस शांति के माहौल को अपनी आवाज़ निकालकर या गूंजकर या उस स्थान पर जाकर गूंजना शुरू कर देता है और यह इवनिंग की शांति को थोड़ा डिस्टर्ब करता है। दोस्तों, यहाँ से इस पोएम का दूसरा भाग शुरू होता है जिसमें कवि इवनिंग से कहता है कि वह कवि को गाइड करे कि वह इवनिंग की तरह मन की शांति को कैसे बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ टीच मी मेड्स कंपोज्ड टू ब्रीथ सम softened strain, whose number stealing through thy darkling veil may not unseemly with its stillness suit। इन लाइनों में कवि इवनिंग को एक मेड या शांत लड़की के रूप में दर्शाता है और इवनिंग से कहता है कि मुझे ऐसी कविता या सॉन्ग की रचना करना सिखाओ जो उतना ही आनंददायक या सुकून देती हो जितना कि इवनिंग का शांत माहौल सुकून देता है। इवनिंग के समय का शांत माहौल सुकून देता है। कवि एक ऐसी पोएम या सॉन्ग को कंपोज करना चाहता है जो इवनिंग के समय के साथ मेल खाए और उतनी ही मनमोहक जितना कि इवनिंग का समय होता है, और जो इवनिंग के समय घाटियों से हवाओं की सुकून देने वाली आवाज़ें आती हैं उसे वैसा ही सुकून या मन को शांति देने वाली पोएम या सॉन्ग को बनाना सीखना है। और कवि कहता है कि उसे ऐसा ही सॉन्ग सीखना है जो लोगों को उतनी ही सुकून और शांति दे जितना कि इवनिंग का समय देता है। एज म्यूजिंग स्लो आई हेल thy genial loud return, for when thy folding star arising shows his play circlet at his warning lamp। इन लाइनों में कवि कहता है कि मैं अभी कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ और साथ ही मैं तुम्हें यानी इवनिंग के समय को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ और यह चाहता हूँ कि तुम बार बार लौट कर आओ। और कवि कहता है कि जब इवनिंग के समय के बाद तारे निकलना शुरू हो जाते हैं और वो एक गुच्छे या सर्कलेट में दिखाई देते हैं और आसमान में निकले तारे इवनिंग को एक लैंप की तरह संकेत देते हैं कि अब साय का समय या इवनिंग का समय ख़त्म हो चुका है और रात्रि शुरू हो गई है। और आसमान में तारे एक लैंप का काम करते हैं। जिस प्रकार हम रात्रि होने पर लैंप जगाते हैं, उसी तरह आसमान में तारे भी इवनिंग के समय को यह संकेत देते हैं कि अब रात्रि हो गई है और इवनिंग का समय समाप्त हो चुका है। दी फ्रेग्रेंट हावर्स एंड एल्व्स हु स्लेप्ट इन फ्लावर्स दी डे एंड मैनी ए निम्फ हु रेस्ट्स हर ब्रोज विद सेज and sheds the freshening dew, and lovelier still, the pensive pleasure sweet, prepare thy shady car। इन लाइनों में कवि कहता है कि आसमान में तारे जब निकलने लगते हैं तो वे ऐसा संकेत देते हैं कि रात्रि हो गई है और तारे लैंप की तरह जगने लगे हैं। इससे पता चलता है कि दिन और रात के बीच का समय या इवनिंग का समय होता है वह जब न कोई रोशनी थी और न कोई तारा दिखाई दे रहा था। वो कुछ इवनिंग का समय था और जो परियां दिन के समय फूलों में सोई रहती हैं वो इवनिंग के समय होने पर फूलों से बाहर आकर नाचने लगती हैं। इस लाइन में भंवरों के बारे में बातें कर रहा है और उन सभी चीज़ों के बारे में बातें कर रहा है जो दिन के समय नहीं निकलती और इवनिंग के शांत समय में ही निकलती हैं और इवनिंग के वातावरण में खुशबू बिखेर देती हैं, जिससे इवनिंग का वातावरण और भी सुंदर व मन को शांत करने वाला हो जाता है। और ये सभी चीज़ें इवनिंग को लाने के लिए उसके रथ को तैयार करती है, जिससे बिल्कुल शांत व मनमोहक वातावरण में बनाया जाता है। और ये सभी चीज़ें बहुत शांति प्रदान करती हैं, जिससे इवनिंग के आने का संकेत मालूम पड़ता है। देन लीड कम वोट्रेस वेहर सम सिटी लेक चीयर्स दी लॉन हीथ और सम टाइम हलोड पाइल
और अपलैंड follows grey, reflect its last cool gleam. But when chill blustering winds or driving rain forbid my willing feet be mine the hut। इन लाइनों में कवि इवनिंग को एक शांत पुजारिन या भगतिन के रूप में प्रेजेंट करता है और कवि उसे फीमेल वर्शिपर या भगतिन या पुजारिन कहकर बुलाता है और कहता है कि इवनिंग एक पुजारिन की तरह उसे एक ऐसे झील के पास ले जाए या किसी बंजर भूमि के पास ले जाए या फिर कोई ऐसी जगह ले जाए जहां बिल्डिंगें या बड़ी बड़ी इमारतें समय के बीतने के साथ साथ खंडरों में बदल गई हों। और कवि ऊंचाई की ज़मीन पर जाना चाहता है या ऊंचाई पर वह जाना चाहता है जिसकी चमक और उपजाऊ शक्ति अपनी अंतिम चरण में हो। और कवि इन जगहों पर जाकर भी इवनिंग की सुंदरता को ऐसे ही देखना चाहता है जितना वो अब कवि के मन को शांति दे रही है। यहाँ पर कवि पहाड़ों के बारे में बात कर रहा है कि वह पहाड़ों की ऊंचाई पर जाना चाहता है और वहाँ से नीचे देखना चाहता है कि इवनिंग की शांति उसे कितना सुकून देती है। और जब कवि ऊंचाई पर यहाँ पहाड़ों पर जाना चाहता है तो तूफान और तेज बारिश कवि के रास्ते में बाधाएं बन जाती हैं, लेकिन कवि फिर अपनी झोपड़ी के पास बैठ जाता है। That from the mountain side views wilds and swelling floods and hamlets brown and dim discovered spires and hears their simple bell and marks over all thy dew fingers draw the gradual dusky veil। इन लाइनों में कवि कहता है कि इसके बाद वह अपनी झोपड़ी में बैठ जाता है जो कि पर्वत के क्षेत्र में है और वहां बैठकर बंजर भूमि और उफनती नदी या बाढ़ को देखता है और पास के गांवों को देखता है जो ब्राउन रंग के दिखाई देते हैं और गांव के मंदिर और चर्चों की चोटियों को देखता है जो इवनिंग के समय में धुंधली नजर आ रही हैं और गांव से आ रही मीठी मीठी घंटियों की आवाज़ों को सुनता है जो इवनिंग के समय में अच्छे से सुनाई देती है। और कवि तब तक इन सब चीज़ों को देखता रहता है और निहारता रहता है जब तक इवनिंग का समय रात्रि में नहीं बदल जाता या फिर घना अंधेरा इवनिंग को रात्रि में बदल देता है। दोस्तों, इस पोएम का थर्ड पार्ट यहाँ से शुरू होता है और इस पार्ट में कवि चारों सीजन्स के बारे में बातें करता है कि चारों सीजन्स में इवनिंग का समय कैसा होता है। While spring shall pour his showers as often he wont, and bath thy breathing traces makest eve, while summer loves to sport beneath thy lingering light। और साथ में कवि समर या गर्मी के मौसम की इवनिंग के बारे में कहता है कि वह गर्मी के मौसम की इवनिंग में बहुत देर तक खेलना चाहता है क्योंकि इस मौसम में दिन बड़े होते हैं और शाम के समय देर तक रोशनी रहती है जिसमें वह खेलना चाहता है क्योंकि इस मौसम में लोग देर तक खेलना पसंद करते हैं। While swallow autumn fills thy lap with leaves or winter yelling through the troublous air affrights thy shrieking train and rudely rends thy robes। इन लाइनों में कवि कहता है कि ओटम या पतझड़ के मौसम में इवनिंग की गोद पत्तों से भर जाती है क्योंकि इस मौसम में दिन में काफ़ी पत्ते गिरते हैं जिसके कारण इवनिंग के समय में हर जगह पत्ते ही पत्ते दिखाई देते हैं। और सर्दी के मौसम के बारे में कहता है कि जो सर्दियों के मौसम की इवनिंग होती है वह काफ़ी डरावनी होती है क्योंकि इस मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं जो सभी लोगों को बहुत परेशान करती हैं। So long shore found beneath thy sylvan shade shall fancy friendship science rose-lipped health thy gentlest influence owen and him thy favorite name। और इन अंत की लाइनों में कवि कहता है कि इवनिंग अपनी सुंदरता को बिखेरती रहे और ये सीजन्स जब तक चलते रहेंगे तब तक इवनिंग अपने चारों तरफ शांति फैलाएगी और ये कवि को नई नई पोएम्स लिखने के लिए इनकरेज करेंगी। और बसंत के मौसम के कारण दोस्तियां बनती रहेंगी और विज्ञान में नई नई चीज़ें आती रहेंगी और यह लोगों को अच्छी सेहत भी देगी क्योंकि शांति मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है।
और अंत में कवि कहता है कि इवनिंग उसे इन्फ्लुएंस करे जिससे वो और सुंदर सुंदर कविताएं लिख सके और इवनिंग अपनी ऐसी ही सुंदरता को बरकरार रखे जिससे कि सभी लोग उस इवनिंग को पसंद करें, जिससे कि सभी उसे अपनी फेवरेट माने। तो इसी के साथ दोस्तों यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।